हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु सैन यूपीएससी एस्पिरेंट्स। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस दूसरे एपिसोड में प्राचीन भारत के वैदिक काल और महाजनपद काल के बारे में। वैदिक काल और महाजनपद काल के बारे में मैं आपको दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है वैदिक काल और महाजनपद काल। वैदिक युग को हमने दो भागों में बांटा है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल ईसा पूर्व 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्य संस्कृति और प्रवास की। आर्य शब्द नस्लीय नहीं है बल्कि एक भाषाई शब्द है। उपमहाद्वीप की भाषाओं और यूरोपीय भाषाओं के लिए हिंद यूरोपीय भाषा का प्रयोग, संस्कृत और यूरोप के कुछ प्रमुख भाषाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध। ये आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल स्रोत, साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद। साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के 3 पाठ शाक्ल, बालखिल्य, वाशकल। पुरातात्विक स्रोत की अगर मैं बात करूं तो बगास कोई अभिलेख, हित्ती राजा सुविलिम्मा और मितनी राजा मितौजा के मध्य संधि साक्ष्य के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख। कासाइट अभिलेख, ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल। आर्य शब्द नस्लीय शब्द नहीं है बल्कि एक भाषाई शब्द है। वे इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले कई जातियों का एक समूह थे। मूल रूप से आर्यों का निवास मध्य एशिया या यूरेशिया, विशेषकर स्टेपी क्षेत्र था। आर्यों का प्रवास संभवतः पारिस्थितिक कारणों से लगभग 1700 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। वे काफ़ी हद तक चारागाह भूमि पर निर्भर थे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल। आर्य प्रवासन सिद्धांत। मध्य एशिया से आर्यों के प्रवास के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में से मैक्स मुलर प्रमुख थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और उनका जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। वह एक भाषा शास्त्रीय फिलोलॉजी तुलनात्मक भाषा का अध्ययन है और इंडोलॉजिस्ट जो इंडो यूरोपीय भाषाओं और भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं। और उन्होंने कहा कि भारत में आर्य ने संस्कृत विकसित की और यूरोप में आर्य ने अन्य सभी यूरोपीय भाषाओं का विकास किया। उन्होंने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजों के बीच कई समानताओं के आधार पर अपने तर्क रखे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल। आर्य प्रवासन सिद्धांत। उन्होंने प्रस्तावित किया कि जब अर्थव्यवस्था और परिस्थिति में परिवर्तन आया तो आर्य की एक शाखा पश्चिम की ओर चली गई और यूरोप में बस गई, जबकि दूसरी पूर्व की ओर चली गई और भारत में बस गई। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के अनुसार वे तिब्बत से आए थे। आर्यों द्वारा विभिन्न नदियों को दिए गए नाम। आर्यों द्वारा दिए गए नाम और वर्तमान नाम। वित्सत्ता, वर्तमान समय में इसका नाम है झेलम। सुवास्तु, स्वात, अस्कनी का वर्तमान समय में नाम है चिनाब। पुरुषणी का नाम है रावी। सुतुद्री का नाम है सतलज। विपाशा का नाम है वर्तमान में व्यास। दृश्यवती का नाम है रक्षी। अब हम इसके पॉइंट पे आते हैं। मुजावंत हिमालय की एक पर्वत चोटी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और इसे सोम उनका पसंदीदा प्रिय का स्रोत माना जाता था। ऋग्वेद में भारत को भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा गया है। भारत को भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा गया है ऋग्वेद में। उन्होंने
उन्हें समुद्र का ज्ञान नहीं था। आर्य को समुद्र का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक काल के दौरान धर्म, अद्वैतवाद और हेनोथिज्म अर्थात एक ईश्वर में विश्वास था, यानी विश्वास की सर्वोच्च शक्ति एक है, हालांकि यह कई रूपों में मौजूद हो सकता है। ऋग्वेद ने पूरे ब्रह्मांड को 3 क्षेत्र में विभाजित किया: खगोलीय आकाश के ऊपर, दूसरा आकाशीय पृथ्वी की सतह के ऊपर, तीसरा स्थलीय पृथ्वी की सतह पर। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मांड महान बलिदान से विकसित हुआ है। यह बलिदान सबसे पहले भगवान पितादेव और माता पृथ्वी द्वारा दिया गया। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद काल में देवता। ऋग्वेद काल में कौन कौन से देवता थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता खगोल्य थे और उन्हें पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला भी कहा जाता था। ऋग्वेद में अधिकतम श्लोक 250 और 1017 इंद्र को संबोधित हैं। वह युद्ध और विजय के देवता भी थे। ऋग्वेद के अनुसार उन्होंने वृत नामक राक्षसी सर्प का वध किया था। सबसे महत्वपूर्ण आकाशीय देवता वरुण नैतिकता, आचार संहिता और मूल्य के देवता थे। वरुण दुनिया की नैतिक अव्यवस्था को कायम रखते हैं, जिसे ऋता कहा जाता है। ईरानियों के शास्त्रीय पाठ जैन अवस्था में वरुण को अहुर मजदा कहा गया है। तीसरा पॉइंट, अग्नि स्थलीय भगवान थे। ऋग्वेद में 220 श्लोक के साथ दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। चौथा, अग्नि पूजा। अग्निहोत्री पुजारी हव्य वाहन के रूप में धुएं के साथ भगवान और हुतासन शोधक, यह पृथ्वी के लोगों और स्वर्ग के देवताओं के बीच दूत है। ऋग्वेद में वर्णित एकमात्र देवी सरस्वती हैं। साथ ही आर्य द्वारा स्वीकार किया गया एकमात्र गैर आर्य भगवान रुद्र सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपति का रूप था। अन्य देवियों में इला बुरी आत्माओं की देवी और उषा भोर की देवी थे। धार्मिक प्रकृति। धर्म पुजारी के वर्चस्व के बिना सरल था और यह केवल प्रार्थना पर जोर देता था। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ गायत्री मंत्र की। ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र था, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के देवता सावित्री सूर्य को संबोधित था। यह विश्वामित्र द्वारा रचित और ऋग्वेद के 3 अध्याय 3 मंडल का भाग है। अन्य देवता की अगर मैं बात करूं, अश्विनी जड़ी बूटियों और औषधियों के देवता थे। सोम चंद्रमा पोषण का देवता। ऋग्वेद का मंडल 9वां संपूर्ण रूप से सोम को समर्पित। मित्र सूरज देवता उर्फ सावित्री सूर्य। वैदिक साहित्य। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति इसका अर्थ है सुना हुआ, अर्थात ईश्वर की वाणी। सभी 4 वेदों संहिताओं को महान ऋषियों द्वारा संकलित किया गया था। ये सभी श्रुति साहित्य का भाग है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। इनमें भाष्य 4 वेदों पर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, 6 वेदांग, 4 उपवेद सम्मिलित हैं। ऋग्वेद यह विश्व साहित्य और इंडो यूरोपीय भाषा का पहला साहित्य है। इसका मुख्य विषय विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण वेद है क्योंकि गायत्री मंत्र इसका एक भाग है। 1017 सूक्तों श्लोकों को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। दूसरा और 9वां मंडल ऋग्वेद से संबंधित है और 1 व 10 मंडल को बाद वैदिक युग के दौरान संकलित किया गया है, ऋग्वेद में जोड़ा गया। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ श्रुति की। इसमें 4 वेद हैं, जिसे कहते हैं हम एक तरह से सुनना।
ऋग्वेद, ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुजारी को होत्र कहा जाता था। इसमें भारत को जम्बूद्वीप और भारतवर्ष के रूप में वर्णित किया गया। इसकी रचना काव्य के रूप में हुई थी। अब हम बात करते हैं सामवेद की। यह रागों या धुनों से संबंधित है। यह भारतीय संगीत से संबंधित पहला वेद है। संगीत शास्त्र, माप सिद्धांत या ध्वनि की तीव्रता जिसे चैंडस कहा जाता है, जो छंदों के पाठ से संबंधित है। सामवेद का पाठ करने वाले पुजारी को उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद, यह वेद अनुष्ठानों और समारोह से संबंधित है। यह 2 भागों में विभाजित शुक्ल या श्वेत यजुर्वेद वात्सल्य संहिता जो आर्य समारोह से संबंधित है, और कृष्ण या काला यजुर्वेद जो गैर आर्य समारोह से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद उन भागों को संदर्भित करता है जो अस्पष्ट और खराब तरीके से व्यवस्थित है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद उन भागों को संदर्भित करता है जो स्पष्ट और बेहतर व्यवस्थित है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में रचा गया। यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुजारी को अर्थव्यू के नाम से जाना जाता था। अर्थवेद, अर्थवेद की अगर मैं बात करूं, इस वेद को लंबे समय तक वेद नहीं माना गया। इसकी रचना पूरी तरह से गैर आर्य ने की थी। इसके मुख्य विषय में जादू टोना, टोटका, बुरी आत्माओं का आवाहन शामिल है। इसे वेद माना जाता है क्योंकि यह आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा से संबंधित है। गणित शास्त्र, गणित विज्ञान से संबंधित है। रेखा गणित, ज्यामिति और ज्योतिष, खगोल विज्ञान से संबंधित है। कोई भी ब्राह्मण अर्थवेद का पाठ नहीं करता। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ उत्तर वैदिक काल, ईसा पूर्व 1000 से 600। स्मृति, पहला ब्राह्मण 108। ये विभिन्न समारोह के संचालन से संबंधित है। अरण्यक, वन जीवन, वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित ग्रंथ है। तीसरा, उपनिषदों की संख्या 108 है, को वेदांत, वेदों का अंतिम अध्याय के रूप में जाना जाता है। वे ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद प्रत्येक वेद के अंग हैं। उपनिषद तत्वमीमांसा, ज्ञात से अज्ञात तक से संबंधित है। वे भारत दर्शन के सर्वोच्च स्रोत हैं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ महत्वपूर्ण उपनिषद की। उपनिषद, कठोपनिषद, यह नचिकेता, उनके पिता और मृत्यु के देवता यम के बीच संवाद के रूप में मृत्यु की अवधारणा से संबंधित है। दूसरा, ईशोपनिषद, सृजन की अवधारणा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद इसी में है। तीसरा, जबालोपनिषद, इस उपनिषद में पहली बार वर्णाश्रम धर्मों का उल्लेख किया गया है। चौथा, बृहद्रण्यायक उपनिषद आत्मा के स्थानांतरण से संबंधित है। पांचवा, मुंडकोपनिषद, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी उपनिषद का भाग है जो सारनाथ के अशोक स्तंभ शिलालेख पर मिलता है। छठा, छांदोग्य उपनिषद, यह पहली बार भगवान कृष्ण के बचपन के बारे में बात करता है। सातवां, कनोपनिषद, यह उमा या पार्वती से संबंधित है। आठवां, श्वेताश्वतर उपनिषद, यह पहली बार शिव को परिभाषित करता है। नौवां, महोपनिषद, यह सार्वभौमिक परिवार की अवधारणा से संबंधित वसुदेव कुटुंब। अब दोस्तों बात करते हैं हम 6 वेदांग की। ये वेदों को समझने के लिए था। इसका शाब्दिक अर्थ है वेद के अंग। निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति। शिक्षा, ध्वन्यात्मकता, उच्चारण से संबंधित। छंद, माप सिद्धांत, सस्वर पाठ से संबंधित। व्याकरण शास्त्र। कल्प, रीति रिवाज से संबंधित। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंदू कानून का आधार था। कल्प शास्त्र निम्नलिखित से मिलकर बनता है। गृह सूत्र या धर्मसूत्र जो घरेलू समारोह से संबंधित है। शुल्ब सूत्र जो रेखागणित ज्यामिति से संबंधित है। स्रोत सूत्र जो सामाजिक समारोह से संबंधित है। ज्योतिष, खगोल विज्ञान, ग्रहों की गति का अध्ययन से संबंधित है। यह हमारे जीवन की घटनाओं को समझने में मदद करता है। 4 उपवेद किसी व्यक्ति के जीवन को सुखी, सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए लिखे गए थे। ये हैं 4 उपवेद
किसी व्यक्ति के जीवन को सुखी, सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए रखे गए थे। ये है उपवेद और विषय। आयुर्वेद औषधि के लिए, गंधर्व वेद संगीत के लिए, शिल्प शास्त्र मूर्तिकला भुवन देवाचार्य द्वारा लिखित अपराजित प्रक्षा मूर्तिकला से संबंधित, धनुर्वेद तीरंदाजी से संबंधित है। वेद ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक। ऋग्वेद ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी। यजुर्वेद तैत्रेय शतपथ, तैत्रेय कंठ, तैत्रेय। श्वेताश्वर बृहद्रणायक, ईश बृहद्रणायक शतपथ। सामवेद पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। छांदोग्य जैमिनीय, केन छांदोग्य। अर्थवेद गोपथ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। प्रारंभिक वैदिक काल। प्रशासन अपनी प्रकृति में आदिवासी था, कोई पूर्ण राजशाही राज्य नहीं था। प्रत्येक जनजाति पर एक बुजुर्ग का शासन होता था जिसे प्रमुख ज्येष्ठ कहा जाता था। उन्होंने राजन की उपाधि धारण की थी। आदिवासी मुखिया को जनस गोपा के नाम से जाना जाता था। गोधन अर्थात गाय, बैल आदि पालतू पशुओं की रक्षा करना। गोप या गोपती गवष्टि का प्रयोग युद्ध के लिए किया गया था। बलि उपहार का प्रचलन था, नियमित कर नहीं था। प्रशासनिक शब्दावली की अगर मैं बात करूं तो जन, राजन, आदिवासी मुखिया, विश्वपति सामाजिक व प्रशासनिक इकाई, ग्राम ग्रामणी, कुल कुलपति, गृहपति राजनीतिक संगठन की मूल इकाई। पुरोहित की अगर मैं बात करूं तो पुरोहित जो था वो पुजारी राजन के बाद उसका पद था। सेनापति को कमांडर कहते थे। वाज्रपति चारागाह की भूमि का प्रभारी था। ग्रामणी ग्राम गांव का प्रधान था या लड़ाकू दल का प्रधान था। पुरपति दुर्ग मिट्टी के किले का प्रभारी। जीवगृह या उग्र पुलिस कानून और व्यवस्था का प्रभारी। स्पष्ट खुफिया अधिकारी, जासूस। दोस्तों मैं बात करता हूँ प्रशासनिक संस्थाओं की, संस्थाएं की। सभा क्या है? सभा यह आदिवासी बुजुर्गों की एक छोटी कुलीन सभा है। इसमें स्त्रियां भाग लेती थीं। समिति क्या है? समिति ऐसा प्रतीत होता है कि समिति राजन की अध्यक्षता में सभी आदिवासी सदस्यों की एक बड़ी सभा थी। राजा का चुनाव करती थीं। इसमें स्त्रियां भाग लेती थीं। विदित बस्ती की भलाई के लिए सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों और समारोह को करने के लिए लोगों की एक स्थानीय मंडली को संदर्भित करता है। इसमें स्त्रियां भाग लेती थीं। गण इस संस्था का वास्तविक गुण ज्ञात नहीं है। मुख्यतः यह गणतंत्रात्मक सिद्धांतों पर आधारित थी। दोस्तों मैं बात करता हूँ समाज की। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में घरेलू इकाइयों के लिए एक शब्द है दुरोना, क्षिति, दाम, दामा, पाशत्य, गया और गृह आदि। यह पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वेद में विवाह की संस्था को महत्व दिया गया है तथा विभिन्न प्रकार के समारोह विवाहों का संदर्भ दिया गया है। एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा थी। महिलाओं को अपेक्षाकृत स्वतंत्रता थी। गार्गी, विश्वारा, अपाला, लोपा, मुद्रा समतावादी समाज था। अब मैं बात करता हूँ अर्थव्यवस्था की। घोड़ों, बकरियों और भेड़ों जैसे जानवरों का उल्लेख किया गया है, लेकिन गोधन को सबसे कीमती माना जाता था। अल्प विकसित कृषि वाप बोने के लिए और कृषि खेती करने के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं। फाल, लांगल और सिरा हल के लिए प्रयुक्त शब्द हैं जो लकड़ी के बने होंगे। अन्य उपकरणों में कुदाल, खत्री, खनित्र, दराती, दाता और कुल्हाड़ी, परशु, कुलीश शामिल थे। क्षेत्र शब्द को कई अर्थ हैं जिसमें जुता हुआ खेत शामिल है। स्रोतों में योद्धाओं, पुजारियों, गोपालकों, किसानों, शिकारियों, नाइयों और द्राक्षा शराब के व्यापारियों का उल्लेख किया गया है। उल्लेखित शिल्पों में रथ निर्माण, गाड़ी बनाना, बढ़ाईगिरी, धातु कर्म, चर्म शोधन, धनुष और बाण बनाना, सिलाई बुनाई करना तथा घास की चटाई बनाना शामिल है। लेन देन का माध्यम वस्तु विनिमय था और पशुधन मूल्य की एक महत्वपूर्ण इकाई थी। ऐसा लगता है कि
निष्क शब्द का अर्थ सोने का टुकड़ा या सोने का हार है जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था तथा सिक्कों के उपयोग का कोई संकेत नहीं मिलता है। ऋग्वेद में युद्ध के कारण अथवा ऋण के परिणाम स्वरूप दासता का उल्लेख मिलता है। दास और दासी शब्द पुरुष और महिलाओं दासों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उत्तर वैदिक काल, राज्य व्यवस्था, राजतंत्रीय संरचना का उद्भव। बाद के वैदिक ग्रंथों में वंश के आधार पर आदिवासी राज्यों से एक क्षेत्रीय राज्य में रूपांतरण को दर्शाया गया है। बाद के वैदिक ग्रंथों का राजन युद्ध में अग्रणी है। राजन बस्तियों और लोगों, विशेष रूप से ब्राह्मणों का रक्षक भी है। वह सामाजिक व्यवस्था का संरक्षक और राष्ट्र का संवाहक है। इस काल में वंशानुगत राजतत्व का उदय हो रहा था। अनुष्ठानिक राजतत्व, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ विदित पूरी तरह से गायब हो गई थी। सभा और सम्मिति बने रहे किंतु उनका चरित्र बदल गया और वे बहुमत की इच्छा के प्रतिनिधि नहीं रह गए। कर संग्रह किया जाता था और संग्रहीता नामक अधिकारी के पास जमा किया जाता था। भाग, राजाओं का हिस्सा जो कुल उपज का 1/10वां से 1/6वां हिस्सा था। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ प्रशासनिक शब्दावली की। भाग दूत्र कर संग्राहक था। संग्रहीता कोषपाल था। शता कंचुकी राजगृह का प्रभारी। स्थपति गवर्नर या मुख्य न्यायाधीश था। वक्फ भूमि मवेशियों का निरीक्षक। गोविकर्तना वन्यजीवों तथा जंगलों के रक्षक। पुरपति किलों तथा नगरों का प्रभारी। पालागल संदेशवाहक। अक्षवाप लेखाकार। महिषी मुख्य रानी। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ समाज की। वर्ण प्रणाली का उदय हो चुका था। सामाजिक भेदभाव था। महिलाओं को अधीन बनाना था। पितृवंश की निरंतरताओं के लिए विवाह महत्वपूर्ण था। महिलाओं को अधीन बनाना। महिलाओं की पहचान पुरुषों के साथ संबंधों के संदर्भ में तेजी से होने लगी। गृहपति का परिवार के उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था, कृषि और लोहे का उपयोग हो चुका था। जो यव, गेहूं, गोधूम और चावल, व्रीहि जैसे अनाजों का उल्लेख किया गया है तथा बुवाई, जुताई, कटाई जैसे कृषि कार्यों के अनेक संदर्भ मिलते हैं। भूमि पर विस्तारित परिवारों का कब्जा था और ऐसा लगता है कि कबीले ने भूमि पर सामान्य अधिकारों का प्रयोग किया था। शासकों और पुजारियों के हाथों में धन का संग्रह हो रहा था। संभवतः बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां परिवहन का सर्वाधिक नियमित साधन थी। रथों का उपयोग युद्ध और खेल के लिए किया जाता था तथा लोग घोड़े और हाथियों पर सवारी करते थे। नावों का भी उल्लेख मिलता है। विनिमय अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से था क्योंकि सिक्कों का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है। क्षेत्र सबसे उपजाऊ भूमि, गपस्रा चारागाह भूमि, खिल बंजर भूमि, वस्ती रहने योग्य भूमि, अपरहत वन भूमि। दोस्तों वैदिक काल की क्लास यहीं खत्म हुई और अब मैं बात करता हूँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी महाजनपद काल की। और इस चैप्टर के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। बदलती हुई परिस्थिति के बारे में बात करूँ तो लौह उपकरण, वनों की सफाई और दोआब क्षेत्र, पूर्व की ओर विस्तार, कृषि और अधिशेष उत्पादन में सुधार, राज्य का गठन तथा जटिल समाज, जनपदों और महाजनपदों का उदय। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ महाजनपद, राजधानी, शासन, महत्व और स्थान के बारे में। अंग की राजधानी थी चंपा, का शासन था राजतंत्र, महत्व था बिंबुसार द्वारा अधिग्रहित। बिहार पूर्व मगध स्थान था। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, शासन गणतंत्र रहा। यहाँ राजा की पता ही नहीं है कौन राजा था। उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश में स्थान बताया गया है। वज्जी, वैशाली राजधानी, शासन गणतंत्र, 8 जातियों का संघ जिनमें लक्षवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। स्थान बिहार, गंगा के उत्तर में नेपाल तक। काशी वाराणसी राजतंत्र पहले अत्यंत शक्तिशाली किंतु कौशल द्वारा जीता गया। पूर्व उत्तर प्रदेश स्थान में स्थित है। अब मैं बात करता हूँ मगध की। मगध राजगीर या गिरिब्रिज बाद में पाटलिपुत्री में स्थित राजधानी रही।
उसके बाद शासन जो था उनका वो राजतंत्र था। महत्व क्या है, वर्ण व्यवस्था का पालन न करने के कारण अनादरपूर्ण शब्दों में पहली बार अर्थवेद में उल्लेख किया गया। स्थान जो बिहार, पटना तथा गया जिले में। कौशल, श्रावस्ती अयोध्या एक महत्वपूर्ण शहर था जो कौशल की राजधानी थी। शासन राजतंत्र था। कौशल ने कपिलावस्तु बुद्ध का घर के जनजाति गणतंत्र शाक्य को जीत लिया। राजा प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। स्थान जो था पूर्व उत्तर प्रदेश। वश, कौशाम्बी राजतंत्र, कुरुओं की एक शाखा द्वारा शासित, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास। अब मैं बात करता हूँ अवंती महाजनपद की, जिसकी राजधानी महिष्मती तथा उज्जैन थी। शासन राजतंत्र। महत्व, मगध का मुख्य शत्रु मध्य प्रदेश स्थान रहा। गांधार की राजधानी तक्षशिला, वहाँ राजतंत्र था। महत्व क्या है, हेरोडोटस के अनुसार यह डेरियस के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। अफगानिस्तान पाकिस्तान में स्थित था। शूरसेन, मथुरा राजधानी, राजतंत्र। अवंतीपुर शूरसेन का राजा बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से एक था। स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मत्स्य, विराटनगर राजधानी थी। जनजातीय राजनीति से था शासन, जनजातीय राजनीति शासन था। महत्व, मगध साम्राज्य में इसके विलय से पूर्व एक समय में मत्स्य ने चेंदी साम्राज्य के एक भाग का निर्माण किया था। स्थान राजस्थान। चेंदी शुक्तिमती राजधानी थी। शासन राजतंत्र था। इसे भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। कृष्ण का प्रसिद्ध शत्रु शिशुपाल एक चेंदी शासक था। स्थान मध्य प्रदेश। मगध का उदय। 16 महाजनपदों में से मगध, कौशल, वश और अवंती सबसे शक्तिशाली थे। वे लगभग 100 वर्षों तक राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आपस में लड़ते रहे। अंततः बिम्बिसार और अजातशत्रु के नेतृत्व में मगध विजय हुआ। मगध की जीत राजसी व्यवस्था की जीत थी, जो अब गंगा के मैदान में मजबूती से स्थापित हो गई थी। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ मगध। मगध में सबसे पहले हर्यक वंश का शासन था, जिसके 3 राजाओं के बारे में बात बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बिम्बिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। उसके बाद शिशुनाग वंश आए। शिशुनाग वंश और कालाशोक रहे। उसके बाद मगध पर नंदों ने विजय प्राप्त की और मगध पर शासन स्थापित किया। नंद, महापद्मानंद और धनानंद। धनानंद के बाद हम देखते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक तक का शासनकाल रहा। साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य ईसा पूर्व 600 से 300 के दौरान गंगा घाटी में गांवों की संख्या और आकार में विस्तार तथा जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया को दर्शाता है। चीनी सिक्कों का उदय। पाली ग्रंथों में सिक्कों के सबसे पहले निश्चित संदर्भ मिलते हैं, जैसे कहापन, काशापण, निक्खा, कसमकस और काकनिका। भूमि के उपार और बिक्री के संदर्भों में भूमि के निजी संपत्ति के विचार का उदय स्पष्ट होता है। बौद्ध ग्रंथों में घरों और जमीन पर काम करने वाले दास, दासी, कामगार और पेरिस का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक नियंत्रण, शिल्प उत्पादन या व्यापार के केंद्रों के रूप में शहरों के विभिन्न प्रकार के कार्य का पहचान थे। पुर का अर्थ एक कस्बा या शहर होता था, जो अक्सर किलेबंदी से जुड़ा होता है। निगम का आशय एक ग्राम या नगर के बीच के आकार और सामाजिक जटिलता के वाले एक बाजार युक्त शहर से था, जो अक्सर व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। नगरक एक छोटा सा शहर था। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी महानगर थे। सामाजिक स्थिति की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ, समाज को अक्सर 3 स्तरों क्षत्रिय, ब्राह्मण और गृहपति के रूप में वर्णित किया गया है। क्षत्रिय सत्ता और क्षेत्र की आकांक्षा रखता है, उसका आदर्श प्रभुत्व पाना है। ब्राह्मण मंत्र और यज्ञ से जुड़ा है और ब्रह्मलोक इसका आदर्श है। गृहपति काम और शिल्प से जुड़ा है। पाली कानून का सेठी एक उच्च स्तरीय व्यापारी था, जो व्यापार और धन उधार देने से जुड़ा हुआ था। राजगृह और वाराणसी जैसे शहरों में ठाट बाट से रहने वाले अत्यंत धनी सेठों के कई संदर्भ मिलते हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ भारत के व्यापारिक मार्ग के लिए।
भारत का व्यापारिक मार्ग बहुत लंबा था। उत्तरापथ उत्तरी भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। उत्तरी क्षेत्र लाहौर, जालंधर, सहारनपुर से होता हुआ गंगा के मैदानी इलाकों के साथ बिजनौर तक और फिर गोरखपुर से होते हुए बिहार और बंगाल की ओर जाता था। लाहौर, रायविंड, भटिंडा, दिल्ली, हस्तिनापुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद को जोड़ते हुए फिर पाटलिपुत्र और राजगृह की ओर बढ़ गया। दक्षिणापथ महान दक्षिणी व्यापारिक मार्ग मगध में पाटलिपुत्र से गोदावरी पर प्रतिष्ठान तक फैला था तथा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों से भी जुड़ा था। कैसी लगी दोस्तों वैदिक काल और महाजनपद काल की ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।